नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस इंस्पायरिंग से चैप्टर में। दोस्तों, जब भी हम देखते हैं किसी को असफल होते हुए इन द सेंस एक सेटबैक आया, और जब हम देखते हैं कि एक व्यक्ति ने सेटबैक को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने कहा नो आई विल नॉट गिव अप, मैं हारूंगा नहीं, मैं जीतूंगा, मैं लड़ूंगा, तो हमें मिलती है इंस्पिरेशन। ऐसी ही इंस्पिरेशन हमारे सामने है एक है हेलन केलर, आप सबने नाम सुना होगा। उसी तरीके से हेलन केलर की तरह ही एक और लड़की भी इस दुनिया में है। अभी तो लड़की नहीं, अभी तो वो आंटी बन चुकी हैं, सफ़ेद बाल है, पर आप उनकी एक बचपन की ही कहानी सुनने वाले हो जो ऐसी ही इंस्पिरेशन है। हर नेम इज ये रहा एवरलीन ग्लैनी। इनके साथ इंटरव्यू हुआ था डेबोरा काउली का। ये कोहली नहीं है, मतलब विराट कोहली के रिश्तेदार नहीं है, इसको कोहली मत करना, इट्स काउली। डेबोरा काउली ये एक जर्नलिस्ट है, एक राइटर है। इन्होंने इंटरव्यू लिया था एवरलीन ग्लैनी का। उस इंटरव्यू में ऑफ कोर्स इन्होंने बताया होगा अपनी ज़िंदगी के बारे में। 2 घंटे बातचीत हुई, तो ये 2 घंटे की बातचीत प्लस कुछ और बातें मैं आपको बताऊंगा इनकी ज़िंदगी के बारे में। शुरुआत करते हैं। आपका चैप्टर कहाँ से शुरू है? आपका चैप्टर शुरू है कि एक करीब 17 साल से थोड़ी सी बड़ी एक लड़की, एक दुबली पतली कम हाइट वाली लड़की, एक लंदन के बहुत ही बिजी स्टेशन पर है। काफ़ी भीड़ है, जैसी लोकल ट्रेन्स में होती है हमारे बॉम्बे में। इतनी भीड़ होती है कि आपको ट्रेन में चढ़ना नहीं पड़ता, भीड़ आपको चढ़ा देती है, आपको उतरना नहीं पड़ता, भीड़ आपको उतार देती है। ऐसी ही भीड़ में स्ट्रगल करती हुई एक लड़की है। इस लड़की का आज यहाँ प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में पहला दिन है। तो ये बहुत बड़ी, प्रेस्टिजियस नाम नहीं है, प्रेस्टिजियस मतलब बहुत ज़्यादा सम्मानित, तो बहुत ज़्यादा सम्मानित एक एकेडमी है म्यूज़िक की, वहाँ पे आज इनका पहला दिन है। ये नर्वस है थोड़ी सी, लेकिन ये परेशान इसलिए नहीं है, नर्वस इसीलिए नहीं है कि वहाँ भीड़ है। ये नर्वस है कि आज मेरा पहला दिन है। और एक बहुत बड़ा चैलेंज इनके साथ है। द चैलेंज इज कि ये म्यूज़िक का ऑडिशन देने जा रही लड़की असल में एक डेफ है। DEAF, डेफ यानी बहरा, जो सुन नहीं सकता। यानी इस दुनिया के इतने बड़े म्यूजिक इंस्टीट्यूट में ऑडिशन देने जा रही लड़की खुद सुन नहीं सकती। उम्र करीब 17 साल, पतली दुबली सी ये लड़की। होता क्या है, इस लड़की की कहानी मैं आपको बताऊं। जब ये करीब 6-8 साल की थी, थोड़ा सा इनके सुनने की शक्ति कम होती गई। ये डेफ पैदा नहीं हुई थी, शी इज़ नॉट अ बोर्न डेफ, पैदा बहरी नहीं हुई थी, बट सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम होती गई। एक बार वो मस्त पियानो बजानी थी, बचपन से म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, पियानो बजा रही थी। मॉम बुला रही थी, बेटा एवलीन, ध्यान नहीं गया। घर वालों के साथ कई बार ऐसा हुआ, घर वालों नहीं पहचान पा रहे थे कि ऐसा क्यों है, इग्नोर मारा। धीरे धीरे साल बीतते गए, 8 साल, 9 साल, 10 साल। जब ये 11 साल की हुई तो इनके मार्क्स अचानक से बहुत गिरना शुरू हो गए। स्कूल में गए, स्कूल वालों ने भी कहा कुछ गड़बड़ है, ये बच्ची सुन नहीं पाती आपकी। तो होता है, जो बच्चे ये होते हैं ना, डेफ होते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। स्कूल वाले बताते हैं कि ये सुन ही नहीं पाती, हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, स्पेशलिस्ट के पास ले गए, उसने कहा आपकी बच्ची के तो पूरे कान जा चुके हैं, अब सुन ही नहीं पाएगी वो, उसको मशीन लगवा दो। ठीक है, स्कूल वालों ने कहा कि स्पेशल स्कूल में ले जाओ, नॉर्मल बच्चों के बीच में ये कोप अप नहीं कर पाएगी। ये स्कूल वालों ने कहा। होता क्या है, इन्होंने कहा नहीं जी, आई विल नॉट गिव अप, मैं तो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी के रहूँगी। ये इंस्पिरेशन होती है। जनरली आप देखना, जो ब्लाइंड होते हैं, ब्लाइंड मतलब यूजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, दृष्टि बाधित या फिर डेफ होते हैं, वो कहना नहीं चाहिए, मैं खुद कह रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए, पर कहीं ना कहीं वो सिंपैथी लेने की कोशिश करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो गरीबी की सिंपैथी लेते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी की सिंपैथी लेते हैं। आई एम सॉरी अगर किसी को हर्ट हो, बट नहीं कहना चाहिए, लेकिन होता है ऐसा, लोग सिंपैथी लेते हैं। पर इन्होंने ऐसा कहा, सिंपैथी का है कि मैं नॉर्मल ज़िंदगी जी के रहूँगी। इन्होंने नॉर्मल स्कूल में ही अपना पढ़ाई की। तो एक बार ऐसा ही हुआ, म्यूज़िक की क्लास थी, इनको म्यूज़िक में वैसे ही इंटरेस्ट, तो लोग ज़ाइलोफोन बजा रहे थे। ज़ाइलोफोन आपने शायद सुना होगा, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, X फॉर ज़ाइलोफोन, या फिर X फॉर एक्सरे, आपने पढ़ा होगा। तो ज़ाइलोफोन एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें स्टिक्स मिलती हैं और ऐसे ऐसे करके बजाते हैं। ये स्पेशलिस्ट है। ठीक है जी, तो ये बजाने चाह रही थी, सब लोगों ने मना किया, टीचर्स वगैरह ने, नहीं तुमको पता नहीं, तुमको आवाज़ ही नहीं आती, क्या करोगी। पर ये बजाने लग गई, उसको अच्छा सा बजाया ठीक ठाक इन्होंने। ठीक है, तो एक परकशनिस्ट थे जिनका नाम है रॉन फॉब्स। अब परकशनिस्ट क्या होता है समझो।
ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, ड्रम, जाइलोफोन, तबला, ढोलक, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो ढक ढक करके बजाए जाते हैं, इनको बजाने वालों को बोलते हैं परकशनिस्ट। ये जनाब समझ गए कि यार ये लड़की जो है ना, इसका दिल जुड़ा है म्यूजिक से, सुन नहीं पाती तो क्या हुआ, इसका दिल तो जुड़ा है ना, मैं इसको बताऊंगा, मैं इसको राह दिखाऊंगा। वो आए, उन्होंने बोला देखो मैं तुम्हें ना ड्रम दिखाता हूँ। तो उन्होंने 2 ड्रम दिखाए, एक बड़ा वाला, एक छोटा वाला। एक को बजाया जोर से, एक को बजाया धीरे। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिक चीज़ बताऊँ। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, वो हमारी बॉडी के कनेक्शन में होते हैं। आप देखना, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, अगर एक बड़ा सा ड्रम है, धम 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 बज रहा है, तो उसका जो वाइब्रेशन है वो आपको अपर बॉडी में फील होता है। मंदिर में जब आप घंटी बजाते हो टन, वो आपको आपके सिर के साइड फील होता है, ठीक है जी। जब हम बजाते हैं कुछ ऐसा जो हम यहाँ रखे, स्ट्रिंग वाला, जैसे गिटार, वायलिन, वो जो स्ट्रिंग वाला है वो हमें बैली एरिया में फील होता है। तो इस तरीके से हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारी बॉडी में अलग अलग सेंसेशन देता है। पर हम लोग नॉर्मल हैं, भगवान की दया से हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं। तो हमारे सेंसेस इतने बटे हुए हैं कि हम फील नहीं कर पाते। हमारे ऋषि मुनियों ने इसको फील किया, उन्होंने स्क्रिप्चर्स में लिखा। जो लोग रिसर्च करते हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं म्यूजिक में, जैसे कि रॉन फॉक्स, इन लोग को पता होता है, हमको नहीं पता, आपको भी पता ही नहीं होगा इससे पहले कि ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि हमारा ध्यान बाहर है। हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, भगवान की दया से सब बाहर है हमारा ध्यान। तो इन्होंने सिखाया कि देख, मैं जोर से बजाऊंगा तो इधर फील होगा, धीरे बजाऊंगा थोड़ा सा नीचे फील होगा, पेट के एरिया में फील होगा। तो तू म्यूजिक को फील कर, यू जस्ट स्टार्ट फीलिंग। तुम कानों से नहीं सुन सकती, कोई बात नहीं, तुम बॉडी से सुनोगी। और उनको राह मिल गई। उस दिन के बाद उन्होंने कभी पलट के नहीं देखा। 11 साल की उम्र थी, पियानो बजाया, जाइलोफोन बजाया, और इस तरीके से ये आगे बढ़ती गई। इन्होंने सीख लिया म्यूजिक। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 16 साल की उम्र में, सिर्फ 16 साल की उम्र में इन्होंने एक यूथ ऑर्केस्ट्रा था, जवान लोगों का, मतलब युवाओं का ऑर्केस्ट्रा था। ऑर्केस्ट्रा मतलब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं, फ्लूट होगा, ड्रम होगा, तमाम चीज़ें होंगी, लोग गाना बजाना गाएंगे। उस ऑर्केस्ट्रा में शामिल हुई और पूरा यूके का इन्होंने टूर किया, यूनाइटेड किंगडम में इन्होंने टूर किया। स्कॉटलैंड की थी, स्कॉटिश फार्म, छोटा सा घर, मतलब एक यू कैन से रूरल एरिया था, गांव वगैरह का एरिया, बहुत ज़्यादा विकसित नहीं था। लंदन बहुत विकसित है, पर ये पूरा यूके घूमी। इतना ही नहीं, इनके अचीवमेंट्स और मैं आपको बताऊंगा अगली स्लाइड में भी, अगले मतलब लिख के भी। इतना ही नहीं, इन्होंने ऑडिशन दिया RAM मैं आपको बता चुका हूँ, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में ऑडिशन को पास किया। 3 साल का म्यूजिक कोर्स किया। और इतना ही नहीं, इस दुनिया में बड़े बड़े जो प्राइजेस हैं जो रॉयल आपका एकेडमी देता है, वो भी इन्होंने जीते। तो सुन नहीं पाती, लेकिन वो सब कर दिया जो शायद सुनने वाले भी म्यूजिक में नहीं कर पाते। आइए देखते हैं कुछ और इनके अचीवमेंट। अगर इतना कुछ इन्होंने किया है तो पक्का ये भरी होंगी इंस्पिरेशन से। तो इसी इंस्पिरेशन के साथ ये कहती हैं एक बहुत शानदार कोट, इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। बहुत ही शानदार बात बोली। क्या बोली? अगर आप मेहनत करते हो और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, आप पहुंचोगे। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे जिंदगी में कुछ लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि जाना कहाँ है, ठीक है, लेकिन मेहनत बड़ी करते हैं। कुछ हैं जिनको पता है कहाँ जाना है पर मेहनत नहीं करते। जब तक ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा ना, दिशा और मेहनत, हमें ये पता हो कहाँ जाना है और उसके साथ मेहनत, तब तक आप पहुंच नहीं सकते। इनके पास मेहनत भी थी, इनको पता भी था कहाँ जाना है। डेफ हुई तो क्या हुआ, मंजिल तो इनको मिलके रही। और मंजिल क्या मिली? ये इस दुनिया की सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर आर्टिस्ट बनी। इस दुनिया की सबसे ज्यादा बिजी, सबसे ज्यादा बुकिंग जिनकी हुई, वो ये बनी अपने समय की। इतना ही नहीं, इनके साथ जब इंटरव्यू हुआ डेबोरा काउली का, वो कहती हैं 2 घंटे हमारा इंटरव्यू चला, एक शब्द भी मिस नहीं किया सामने वाली ने। मतलब लगा ही नहीं कि वो सुन नहीं पा रही। भाई देखो, आप और मैं बात कर रहे हैं, इस वीडियो में आप सुन रहे हो, तो आप सुन पा रहे हो भगवान की दया से, तो आप कोई मिस नहीं करोगे वर्ड। लेकिन जब आप मान लो नहीं सुन पा रहे हो, मान लो ये बीच बीच में वॉइस कट जाए, तो आप कैसे सुन पाओगे? नहीं ना, दिक्कत आएगी। पर 2 घंटे तक एक भी शब्द मिस नहीं हुआ। तो वो कहती हैं देखो यार, मैं ऐसा कर तो लेती हूँ, पर जो मेल होते हैं, मैन, वो दाढ़ी वाले मैन, वो बड़ा मुझे तकलीफ देते हैं। क्यों देते हैं? एक तो दाढ़ी के चक्कर में क्या है, चेहरा ढक जाता है। और वो कहती हैं ये हमारी एवलिन कि मैं होठ नहीं पढ़ती हूँ, मैं चेहरा पढ़ती हूँ। तो मैं चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ जाती हूँ सामने वाला क्या बोलना चाहता है। तो दाढ़ी वाले जो मैन हैं, उनका चेहरा ज़्यादा दिखता नहीं है, दाढ़ी बड़ी आ जाती है, तो समझ में नहीं आता, तो मुझे तकलीफ होती है। हालांकि ये बात समझ में नहीं आई चेहरा पढ़ने वाली बात से कि यार उन्होंने कैसे इतनी सारी भाषा सीखी। वो कहती हैं मेरी जो नॉर्मल लैंग्वेज है इंग्लिश वगैरह,
वो तो मैं बोल लेती हूँ, क्योंकि 11 साल तक मैं थोड़ा बहुत सुन पाती थी तो मैंने सीख ली, इसलिए मेरी ज़ुबान साफ़ है। जनरली जो डेफ होते हैं ना, जो बचपन से डेफ होते हैं, आपको पता है वो बोल भी नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने मन से सुना ही नहीं होता, बचपन से सुना ही नहीं होता। जिसने सुना नहीं वो कैसे बोलेगा, इनपुट नहीं हुआ तो आउटपुट कैसे होगा। पर ये बोल पाती थी, पर ये नहीं समझ में आया कि इन्होंने डेफ होने के बाद भी इंग्लिश सीख ली 11 साल तक। 11 साल के बाद इन्होंने बाद में कैसे फ्रेंच और जापानीज सीखी, ये नहीं समझ में आता। पता नहीं कैसे सीख ली इन्होंने, क्या टैलेंट है भाई। इंग्लिश के दम पे इन्होंने फ्रेंच सीख ली, जापानीज सीख ली थोड़ी बहुत इन्होंने। वो कहती हैं कि मैं म्यूज़िक को फील करती हूँ। फील करने का मतलब क्या है? वो कहती हैं कि जब मैं ज़ाइलोफोन बजा रही हूँ, मेरे हाथ में स्टिक्स है, मेरी फिंगर टिप्स में मैं महसूस करती हूँ किस तरह की आवाज़ आ रही है। ड्रम बज रहा है, मैं ड्रम से अगर टिक जाऊँ तो मैं ड्रम से टिक के महसूस कर पाती हूँ कि ड्रम का जो साउंड है वो कैसा आ रहा होगा। जब लकड़ी के ऑडिटोरियम में वो जाती है, लकड़ी का जो स्टेज है, उस स्टेज पे वो जूते उतार के, मोजे उतार के जाती है नंगे पैर, ताकि बिना चप्पल के वो पैर से महसूस कर पाएँ कि साउंड कैसा जा रहा है। पूरी बॉडी, वो कहती है मेरी स्किन, यहाँ तक कि मेरे बाल तक म्यूज़िक को महसूस कर रहे होते हैं, मैं म्यूज़िक को जी रही होती हूँ। इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन इनमें है। इतना ही नहीं, 1991 रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी है एक बहुत ही फेमस, इन्होंने हर साल अवार्ड देते हैं ये लोग, ठीक है। तो इन अवार्ड है इनका एक सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। हर साल जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी है ना, वैसे ही सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, एक सोलो परफॉर्मेंस होगी और उसका अवार्ड देंगे। 1991 में ये अवार्ड इनको मिला। इनके साथ में कॉम्पीट बाकी के लोग भी कर रहे होंगे जो सुन सकते हैं। ये जीत के आई, उनको हरा के आई नॉर्मल बच्चों को। बहुत ही शानदार है। ये उसी फंक्शन में एक बार एक बहुत ही फेमस परकशनिस्ट थे, जेम्स ब्लेड्स। जेम्स ब्लेड कहते हैं, ये पूरी लाइन आपको बुक में मिल जाएगी, कि भगवान ने शायद इससे कुछ ले लिया, भगवान ने इससे सुनने की शक्ति शायद ले ली, पर इसको वो दिया जो हमारे पास नहीं है, महसूस करने की शक्ति। वो म्यूज़िक को महसूस करती है, हम म्यूज़िक को सुनते हैं, पर वो हमसे ज़्यादा महसूस करती है। शायद यही कारण है कि वो उतनी सुंदर तरीके से म्यूज़िक को प्रेजेंट कर पाती है। हम तो सिर्फ सुनते हैं और हम गाते हैं तो वो मज़ा नहीं आता, ये महसूस करती है दिल से। कहते हैं दिल से कही हुई बात दिल तक पहुँचती है, मुंह से कही हुई बात सिर्फ कानों तक रह जाती है। तो ये दिल से महसूस करती हैं और दिल से उसको एक्सप्रेस कर देती हैं। बड़ी शानदार। लेकिन सेल्फिश नहीं है, ध्यान रखना। वर्कaholic है, वर्कaholic है। वो कहती है कि मैं काम बहुत करती हूँ, मुझे बस काम करना पसंद है, मैं डबल काम करती हूँ नॉर्मल लोगों से। नॉर्मल जो क्लासिकल यू कैन से परकशनिस्ट हैं, जो नॉर्मल म्यूजिशियंस हैं, वो जितनी मेहनत करते हैं ना, ये उससे डबल करती हैं। ये आप किसी को भी देखना, जो सक्सेसफुल म्यूजिशियंस हैं वो हमेशा रियाज करते हैं और रियाज उनका नहीं छूटेगा। वो कहते हैं मैं एक दिन भी रियाज ना करूँ तो मैं बता सकता हूँ कि मैं पीछे रह गया। बड़ा मेहनत करती हैं, ठीक है जी। इतना ही नहीं, और क्या हुआ, ये दान दक्षिणा में भी बड़ा आगे है। दान दक्षिणा मतलब इनको पता है कि जैसे मैंने भुगता, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो डेफ हैं, उनके लिए इंस्पिरेशन कौन बनेगा, उन तक पैसा कौन पहुंचाएगा, ये पहुंचाएंगी। तो ये बहुत सारे एनजीओस में डोनेट करती हैं। एक एनजीओ है बीथोवन फंड ऑफ, बीथोवन एक जगह है, बीथोवन फंड ऑफ डेफ चिल्ड्रन, फॉर डेफ चिल्ड्रन। तो वहाँ पे ये डोनेट करती हैं। वहाँ के जो मैनेजमेंट संभालते हैं एन रिचलिन, वो कहते हैं ये एक इंस्पिरेशन है डेफ बच्चों के लिए। जो डेफ बच्चे हैं वो इनको देख के ये सीख पाते हैं कि अगर ये लड़की डेफ, इसने दुनिया में तो नाम कमाया तो हम क्यों नहीं। दे फील देयर इज नो प्लेस वेयर दे कैन नॉट गो। इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है, कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे डेफ लोग नहीं जा पाए। इस तरीके से वो सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं है, बल्कि इस दुनिया में बहुत लोगों को प्लेजर और मोटिवेशन दोनों देने वाली एक यू कैन से आप पर्सनैलिटी है। बहुत कम पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो दुनिया को इन्जॉयमेंट भी दे दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंस्पायर किया, इन्जॉयमेंट देती हैं। एक नॉर्मल आर्टिस्ट जितना दे सकता है उससे ज़्यादा ही देती हैं। जब आप उनको सुनोगे तो आपको फील ही नहीं होगा कि ना ऐसा कुछ है कि वो सुन नहीं पाती हैं। इन्जॉयमेंट दिया और इंस्पिरेशन दिया। आपको सुनने के बाद पता चलता है कि यार ये तो खुद नहीं सुन सकती, हमें सुना दिया इन्होंने। तो ऐसी ही इंस्पिरेशन एक और आपको मिलेगी अगले पार्ट में, जिनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो आई होप आपको ये चैप्टर ज़रूर पसंद आया। इसके बाद अगले जो पार्ट है उसका ज़रूर इंतज़ार करें। अगर वो आ चुकी है तो उसको ज़रूर देखें, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाली। लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सब्सक्राइब करें हमसे जुड़े रहने के लिए, शेयर करें अपने क्लासमेट्स और दोस्तों के साथ। एंड फाइनली